अभी हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका पार्ट नंबर 1। अभी तक हमने खत्म किया पार्ट चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था बिजनेस ट्रेड एंड वो कॉमर्स। ठीक है, अब ये सेकंड वाला चैप्टर जो हमारा शुरू होगा इसके अंदर हमें बहुत सारे बिजनेस के बारे में समझना है। जैसे आपने सुना होगा एक सोल प्रोप्राइटर होता है। 11th में जो भी आप अकाउंटिंग या तो पढ़ चुके हो या आगे आप स्टडी करने वाले हो वो सारी सोल प्रोप्राइटर की है। इन फ्यूचर जैसे 12th में आप जाओगे तो आप वहां पे जो अकाउंटिंग समझोगे वो समझोगे आप पार्टनरशिप की। किसकी आप अकाउंटिंग समझोगे वहां पे? पार्टनरशिप की। ठीक है, ये पार्टनरशिप क्या होता है आज हम यहाँ पे समझेंगे, तभी वहां पे हम अकाउंटिंग समझ पाएंगे इसकी 12th में। ठीक है, हम 12th में एक और चीज लेकिन बहुत छोटा सा समझेंगे, कंपनी अकाउंट्स भी, मतलब कंपनी की अकाउंटिंग भी हम वहां पे समझेंगे 12th में, लेकिन बहुत छोटा सा पार्ट समझेंगे उसको, और डिटेल में आप आगे ग्रेजुएशन वगैरह में समझोगे। ठीक है, तो कंपनी आज समझ लोगे तभी उसकी अकाउंटिंग अच्छे से समझ में आएगी कि कंपनी क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है। ऐसे ही एक सोल प्रोप्राइटर होता है, सोल प्रोप्राइटर होता है, इसकी आप अकाउंटिंग 11th में ऑलरेडी समझ चुके हो। अभी सिर्फ आपने अकाउंटिंग समझी है। ठीक है, अभी आपको ये भी पता लगेगा कि सोल प्रोप्राइटर होता ही क्या है, पार्टनरशिप क्या होता है, कंपनी क्या होती है। फिर आप ये भी समझोगे कि इसके अंदर बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह भी कोई चीजें आती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, ट्रस्ट भी होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज मतलब कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। ठीक है, ट्रस्ट भी बन के आते हैं यहाँ पे। एक HUF आपको देखने को मिलेगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही एप्लीकेबल होता है, HUF। ठीक है, हम इसके बारे में मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली करके होता है ये सारी चीजें हमें यहाँ पे अभी स्टडी करनी है। ठीक है, इस वाले पूरे चैप्टर में सबसे पहले मैं ये चीजें अब रब करके अब हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इफ वन इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, अगर एक इंसान, मैंने कल एक चीज आपको लास्ट वाले चैप्टर में समझाई थी, अगर आपको याद हो तो उसमें हमने ये समझा था कि बिजनेस शुरू करने से पहले आपको किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है, अगर आपको याद हो तो। जिसमें हमने बोलता लोकेशन का आपको पता होना चाहिए, यूनिट का आपको पता होना चाहिए, आपके पास कॉम्पिटेंट वर्कर्स की वर्कफोर्स होनी चाहिए, आपके पास फाइनेंस होना चाहिए, वो सब चीजें होने के बाद मान लो एक एग्जांपल, जैसे हमने शूज बनाने की कोशिश करी थी। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या, ये सब चीजें हो गई, सारे फैक्टर्स को मैंने अच्छे से कर लिया। जब मैं ये बिजनेस शुरू करने वाला था, मैं ये बिजनेस शुरू करने वाला था अकेला, सोल। तभी मेरा एक फ्रेंड आता है, वो बोलता है कि यार मुझे ना शूज की नॉलेज अच्छी है, वो भी स्नीकर्स में, एक काम कर, मुझे ना, हम दोनों मिलके ओपन करते हैं बिजनेस को। सोचना मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो वो कहता है हम दोनों मिलके ओपन करते हैं। मैंने कहा कि ठीक है कर सकते हैं। तो अब हम दो लोग हो गए तो हम बोलेंगे ये पार्टनरशिप फॉर्म हो गई, क्योंकि अब सोल बंदा नहीं रहा, अब ये दो हो गए। ठीक है, तभी एक और कोई फ्रेंड आके बोलता है मुझे भी ज्वाइन होना है, तो वो पार्टनरशिप ही रहेगा हमेशा के लिए, लेकिन मतलब अप टू 50 या 100 मेंबर्स जो भी उसकी लिमिट होती है हम आगे समझेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि वो स्नीकर्स की कंपनी मेरी इतनी एकदम से ग्रो कर रही है, मेरे शूज इतने अच्छे से बिक रहे हैं, अब मुझे लग रहा है कि मुझे फंडिंग की जरूरत है। आपको समझ में आता है, फंडिंग मतलब फाइनेंस की जरूरत है। हमने समझा था ना, बिजनेस फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड हमें फाइनेंस की जरूरत हर पॉइंट पे होती है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे और ज्यादा पैसों की जरूरत है, और ज्यादा पैसों की जरूरत है, क्योंकि शूज मेरे बहुत अच्छे तरीके से बिक रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, पार्टनरशिप को मैं करूंगा एक कंपनी में कन्वर्ट कर दूंगा, एक कंपनी में कन्वर्ट कर दूंगा। फिर मेरी एक ब्रांडिंग होगी अपनी, मेरी सारी चीजें, मेरा एक लोगो होगा, ये करके। ठीक है, अब पार्टनरशिप में कितने मालिक थे? दो या उससे ज्यादा थे। सोल में मैं अकेला था। अब कंपनी के अंदर मालिक बहुत सारे होते हैं, इसमें शेयर्स वगैरह का नाम आ जाएगा कि शेयर्स इसमें बिकने शुरू हो जाते हैं। ये क्या होता है शेयर्स वगैरह, आज सब चीजें समझ लेंगे। मतलब इस पूरे चैप्टर में आपको पार्टनरशिप की हर एक चीज पता चलेगी, कंपनी की शेयर्स क्या होते हैं, सब कुछ एकदम डिटेल में वो भी पता चल जाएगा। दूसरी चीज ये, अब आप खुद सोचो, आपके पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल हो चुके हैं कि आप सोल भी कर सकते हो, पार्टनरशिप भी, कंपनी भी। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, या ये करना चाहिए? यही सारी चीजें आप यहां समझोगे कि आप जो बिजनेस शुरू करने वाले हो उसमें आप इनके फायदे नुकसान देखोगे, इनके बारे में डिटेल में समझोगे। अभी देखो, आप अगर लेमैन हो, मतलब आपको कुछ भी नहीं पता, तो आप ये सोचोगे कि आपके फ्रेंड ने ऑफर किया कि यार मुझे नॉलेज अच्छी है, मैं थोड़े से पैसे भी लगा दूंगा, तो आप उसको बोलोगे हाँ हाँ मेरे साथ ज्वाइन हो जा। बट हो सकता है इसमें ऐसा कोई एक डीमेरिट हो, या इसकी कोई लिमिटेशन हो कि आपको आगे जाके नुकसान होना शुरू हो जाए। ठीक है, क्योंकि आइडिया सारा आपका था, फैक्टर सारे आपने ढूंढे थे, अब उसने बस थोड़े से पैसे डाल के वो भी एक मालिक बन के बैठ गया। तो ये सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आना जरूरी है
क्योंकि इसकी अकाउंटिंग हमें 12th में समझनी है, तो इसीलिए आज आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझना पड़ेगा। ये सारी बातें हो गई बेसिक, अब सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। सबसे पहला, इफ वन इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस और इज इंटरेस्टेड इन एक्सपेंडिंग एन एग्जिस्टिंग वन, मतलब एक बिजनेस को आप या तो वो करने वाले हो, स्टार्ट करने वाले हो, या जैसे मैंने बोला था कि आपकी पार्टनरशिप तो चल रही है, आप उसको कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब एग्जिस्टिंग वन को जो ऑलरेडी चलने लग रही है आप उसको एक्सपेंड करने की सोच रहे हो, मतलब उसको बढ़ाने की सोच रहे हो। एन इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेट टू द चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको ऑर्गेनाइजेशन कैसी रखनी है, आपको ऑर्गेनाइजेशन कैसी रखनी है, उसको आपको पार्टनरशिप ये सब चीजें रखनी है। अब देखो क्या क्या होता है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विच वन कैन चूज द राइट वन इंक्लूड, ठीक है, मतलब इनमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हो, कोई आपके ऊपर लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। सबसे पहला है सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या हो गया, अभी छोटा छोटा समझते हैं, फिर एक एक करके इस पूरे चैप्टर में हमें डिटेल 17 पार्ट्स हैं इसके, पहले मैं बता रहा हूं 17 पार्ट्स में हमें ये सारी चीजें समझनी है, सिर्फ ये 5 टॉपिक 17 पार्ट्स में, तो अभी बहुत छोटे से समझेंगे। तो इसके अंदर बस एक आप सिंगल ओनर रहोगे, क्या रहोगे, सिंगल ओनर, आपके अलावा कोई नहीं है, प्रॉफिट होगा तो सारा आपका, लॉस होगा तो आपका, कैपिटल कौन लगाएगा, सारी सिर्फ आप लगाओगे, मतलब ये सारी चीजें यहां पे होगी। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता है ना, एक फैमिली होती है, एक फैमिली होती है, ये अज्यूम किया जाता है वो लोग एक बिजनेस करते हैं, ये पुराने जमाने में होता था, ये पुराने जमाने में होता था कि एक फैमिली एक बिजनेस को कंडक्ट कर रही है। अब वो ये मानते थे कि कोई भी इंसान उसमें नया बर्थ लेगा, अब वो भी वो मेल होगा, तो वो जो भी वो बर्थ लेगा वो बाय बर्थ ना इसका एक मेंबर बन जाएगा, और वो भी उस बिजनेस में ऑलरेडी मतलब अपने आप इंक्लूड हो जाएगा, ऐसे करके। अब बाकी डिटेल में हम समझेंगे, तो ये समझ लो बस एक फैमिली होती है, प्रॉपर एक फैमिली होती है, वो पूरी फैमिली एक बिजनेस को जब कंडक्ट करती है उसको बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नेक्स्ट है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर क्या आता है, आपके दो या उससे ज्यादा, 2 और मोर, अगर ये लोग मिलके अगर कोई वो काम करते हैं तो उसको पार्टनरशिप फर्म्स बुलाया जाता है। आप इसकी अकाउंटिंग 12th में समझोगे, ठीक है, कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। फिर आता है कॉर्पोरेट सोसाइटीज। अब कॉर्पोरेट सोसाइटीज क्या होती है, ये तो बहुत सारी टाइप की होती है, मतलब इसके अंदर आप एक या दो नहीं कह सकते, तो बहुत सारी होती है। आपको एक एग्जांपल मैं बताऊं तो अमूल, आपने सुना होगा, अमूल कोई कंपनी नहीं है, याद रखना, जैसे मदर डेयरी वगैरह एक तो कंपनी, फिर भी अमूल कोई एक कंपनी नहीं है, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इस चीज का ध्यान रखना, बाकी डिटेल में समझेंगे। और एक होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब नॉर्मली आप समझो तो एक कंपनी ही होती है, बट आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा समझने के लिए, ये कंपनी होती है। कंपनी क्या होती है इसके बारे में अभी आगे हम समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर। सबसे पहला वाला पॉइंट आया है कि सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, रेफर्स टू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विच इज ओन्ड, यहां से मार्क करना शुरू करना, विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है तीनों, दोबारा से देखेंगे। ओन्ड, मैनेज और कंट्रोल बाय इंडिविजुअल, सिर्फ वही क्या करेगा, उसका मालिक भी होगा, उसको चलाएगा भी वही, और उसको कंट्रोल भी वही करेगा। हु इज द रेसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क, मतलब ये है प्रॉफिट होगा तो भी उसका सारा, लॉस होगा तो भी उसका सारा, रिस्क कौन बियर करेगा, सारा अकेला वही करेगा। तो अब आपको ये चीज समझ में आती है, सोल प्रोप्राइटर का मतलब अकेला मालिक। अब आपने एक अपनी गली में कोई शॉप देखी होगी, वो सारे सोल प्रोप्राइटर ही हैं। क्या उस शॉप के अंदर क्या 3-4 लोग काम करने लग रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, एक ही इंसान बैठा होता है वही चला रहा होता है, ठीक है। तो वो क्या हो गए, सारे सोल प्रोप्राइटर हो चुके हैं कि प्रॉफिट होगा तो उसका होगा, लॉस अगर बियर करेगा तो वही करेगा। नेक्स्ट है हेंस अ सोल प्रोप्राइटर इज द वन हु इज द ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस। आपको सोल प्रोप्राइटर में अगर मैं बोलूं कि एक वर्ड याद रखना है तो ये याद रखना, ओनली ओनर। ये वर्ड हमेशा याद रखना, सोल प्रोप्राइटर की बात आएगी आपको याद रखना है ओनली ओनर, ठीक है। अगर आपने ये याद रख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा, जब ओनर यही है सिर्फ, तो प्रॉफिट भी सिर्फ यही रखेगा, लॉस भी सारे यही बियर करेगा। फिर आपको ये भी पता है कि इसको चलाएगा भी कौन, सिर्फ यही चलाएगा, तो ये सारी डिसीजन कौन लेगा, सारे यही लेगा। तो सोल प्रोप्राइटर की डेफिनेशन यहाँ पे आपकी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर के अंदर पहला पॉइंट आता है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सबसे पहले फॉर्मेशन और क्लोजर करने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शॉप
अपना आप दिमाग में एक चीज बिठाना, सोल प्रोप्राइटर की बात करूं तो अपनी गली की कोई भी एक शॉप के बारे में इमेजिन करना शुरू कर देना। अब उसके बारे में ऐसा सोचो, फॉर्मेशन और क्लोजर, क्या वो दुकान खोलने के लिए बहुत ज्यादा झंझट करनी पड़ती है? कुछ भी नहीं करना पड़ता, ऐसा कोई लीगल वर्क की जरूरत नहीं होती। क्या ऐसा तो नहीं होता कोर्ट से परमिशन लेनी है, गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेनी है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। या वो दुकान बंद करने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है कि उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है? नहीं करना पड़ता। बट मैं एक चीज बता दूं, कंपनी खोलने के लिए प्रॉब्लम इतनी सारी होती है और बंद करने के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीजें होती है, कंपनी के लिए ज्यादा होती है, पार्टनरशिप के लिए भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती है, बट सोल प्रोप्राइटर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल समझो, आपकी गली में एक दुकान एक अंकल खोलना चाह रहे हैं, तो उनको ज्यादा कोई प्रॉब्लम, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। देयर इज नो सेपरेट लॉ, इसके लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं है, अलग से कोई लॉ नहीं है दैट गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे पार्टनरशिप के लिए एक लॉ पूरा बनाया गया है, आप आगे जाके अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह में जाते हो, वहां पे आपको देखने को मिलेगा बिजनेस लॉ। क्या देखने को मिलेगा? बिजनेस लॉ। जब आप वहां पे बिजनेस लॉ पढ़ोगे, उसमें पार्टनरशिप एक्ट आएगा आपका, तो वो पार्टनरशिप आप वहां पे पूरी समझोगे, ठीक है। आप उसके आगे जाओगे तो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा कंपनी लॉ। कंपनी लॉ, जिसमें आपको पता होगा, मतलब उसमें आपको क्या सिखाया जाएगा कि एक कंपनी कैसे काम करती है। इसके अंदर सेक्शंस 140 मतलब 480 समथिंग सेक्शंस है और आपको सारे पता होना चाहिए। तो कंपनी चलाने के लिए तो बहुत झंझट होती है, पार्टनरशिप के लिए भी होती है, बट इसके लिए कोई भी लॉ नहीं है, ठीक है, दैट गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप। हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड। कोई मतलब बहुत मुश्किल से मुश्किल कोई फॉर्मेलिटी, लीगली, लीगली बोल रहा हूं मैं, लीगल मतलब जो गवर्नमेंट ने बोली हुई है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, हार्डली कोई ऐसी फॉर्मेलिटी होती है कि आपको करनी पड़ेगी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। दो इन सम केसेस वन में रिक्वायर अ लाइसेंस। अगर जैसे अब लिकर शॉप है, लिकर शॉप आज सारे समझते हैं कि वो क्या होती है, ठीक है। अब छोड़ो, लिकर शॉप है, वो लिखने वाली चीज भी नहीं है। लिकर शॉप है, अगर आप उसको चलाना है तो आपको लाइसेंस की एक जरूरत पड़ती है। ये अगर नहीं पता तो आप समझ लो, उसके लिए एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप सोल प्रोप्राइटर में एक लिकर शॉप चलाने की सोचने की कोशिश कर रहे हो, तो उस केस में आपको क्या, एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। क्लोजर ऑफ द बिजनेस कैन ऑल्सो बी डन इजिली। अगर आपको अपनी शॉप बंद करनी है तो आप 2 मिनट में बंद कर सकते हो, कल से उसमें बेचना बंद कर दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। Thus there is ease in formation as well as closure of business। मतलब easy है, ease मतलब easy हो जाता है किसमें, फॉर्मेशन में और क्लोजर में बिजनेस के। अगला है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी देखो, अगर आपको अकाउंट्स अगर आपने पढ़ ली है तो आपको सारी लाइबिलिटी का मीनिंग समझ में आएगा, वरना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होगी अगर आपने अकाउंट समझी ही नहीं है, ठीक है। लाइबिलिटी का मतलब, अगर अकाउंट समझी है तो आप सब समझ गए हो, आपको तो मैं समझा दूंगा। जिन्होंने नहीं अभी तक पढ़ी है उसका मतलब एक ही चीज अभी मान के चलना, लाइबिलिटी का मतलब आपके एक सर पे ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हो गया, आपके सर पे एक लाइबिलिटी है, ठीक है। ऑब्लिगेशन मतलब एक इंसान को आपको कुछ पे करना है। एग्जांपल से समझो, आपने कोई सामान खरीदा और आपने उसकी अभी तक पेमेंट नहीं करी और आप सामान घर पे लेके आ चुके हो। अब आपको जो पेमेंट करनी है, अब आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि आपको पेमेंट वो करनी ही पड़ेगी। जो पेमेंट करनी है ना, उसको लाइबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना, अब सारा एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब अकाउंट्स पढ़ना तो लाइबिलिटी के ऊपर बहुत सारे पार्ट्स बनते हैं, तो वो सब चीजें देख लेना, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये हो गया कि एक दुकान वाला जो होता है, उसकी लाइबिलिटी कोई लिमिटेड नहीं होती। वो एक इंसान से उधार सामान खरीद सकता है, 2 से भी खरीद सकता है, 3 से भी, 4 से भी, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है कि तू 10 से खरीद सकता है, नहीं, वो 50 लोगों से, 100 लोगों से भी खरीद सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, अगर वो पेमेंट नहीं कर पाया टाइम पे, तो उसके पर्सनल असेट है। ये वाली लाइन अब याद रखना, मैं हर जगह बता दूंगा कौन कौन से पॉइंट को आपको लर्न रखना है, उसको लर्न रखना। जैसे इस वाले पॉइंट में आपको ये ईज याद रखना है कि इजी होता है फॉर्मेशन और क्लोजर, ठीक है। बाकी आप ऊपर वाले याद रखो ना रखो, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मतलब पता होना चाहिए, अपने आप लिख दोगे तो भी चल जाएगा। एक चीज और, एग्जाम में अगर आपको कि ये सारा सारा लिखने को आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको सिर्फ ये लर्न होना चाहिए, आपको सिर्फ ये लर्न होना चाहिए जो मैंने मार्क किया हुआ है। मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूं, आपको सिर्फ ये लर्न होना चाहिए, इनके मीनिंग पता होने चाहिए, अंदर वही लिखना जो ऊपर हेडिंग बोल रहा है, ठीक है। जैसे फॉर्मेशन और क्लोजर की बात है, तो आपने वहां पे अगर लाइबिलिटी लिखना शुरू कर दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। मतलब आधा मार्क्स मिलेगा, आधा नहीं मिलेगा जो अंदर लिखने का होता है, इसका आपको मिल जाएगा। लेकिन फुल मार्क्स आराम से स्कोर किए जा सकते हैं, बड़ा सिंपल होता है। आपको बस ये वाले पॉइंट ऐसे ऐसे याद रखने हैं, ठीक है। अंदर अगर आपने समझा है तो आप आराम से बना के लिख सकते हो, लेकिन हाँ, हेडिंग से मिलता जुलता होना चाहिए, ऐसा नहीं बिल्कुल ही अलग जा रहे हो कहीं पे, ठीक है। अब देखो, एक चीज होती है लाइबिलिटी में, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब बस एक चीज का ध्यान रखना, पर्सनल असेट होते हैं हर किसी के पास।
मैं एक डिफरेंस बताऊंगा और एक एग्जांपल दूंगा, समझने की कोशिश करना। एक शॉपकीपर था हमारी गली में, मतलब एग्जांपल है ये, ठीक है। शॉपकीपर था, उसने क्या किया, उसने कोई सामान परचेज किया क्रेडिट पे, जो कि वो लेके आया 1 लाख रुपीज का। वो ये सामान खरीद के लाया 1 लाख रुपीज का क्रेडिट पे, क्रेडिट मतलब उधार पे, ठीक है। अब जब पेमेंट की बारी आई, जब वो सामान बेचने लगा तो पैंडेमिक आ गया, पैंडेमिक, कोविड का पैंडेमिक आ गया, तो उसकी शॉप्स वगैरह सारी बंद हो गई क्योंकि लॉकडाउन हो गया। शॉप क्या हो गई, क्लोज हो गई। लेकिन जो क्रेडिटर था, जिसको पेमेंट करनी है, वो 1 लाख रुपए जिसको पेमेंट करनी है, वो तो कह रहा है मेरे तो पैसे दो, मैं ये सब चीजें नहीं जानता। चलो उसने 2-3 महीने की टाइम दे भी दिया, बट आज की डेट में अब वो कह रहा है मुझे पैसे दो। मजे की बात यह है, जो शॉप में सामान रखा हुआ था वो सारा क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। वो चूहों ने या किसी ने वो चीजें खराब कर, या चोरी हो गया, चलो चोरी करवा देते, चोरी हो गया। तो 1 लाख रुपए, अब वो सामान उसके पास है नहीं, उसको पेमेंट तो अपने क्रेडिटर को करनी पड़ेगी, वो उधार पे लेके आया था। तो अब वो 1 लाख रुपए की जब पेमेंट नहीं कर पाएगा, और अगर वो सोल प्रोप्राइटर है, ध्यान से सुनना, अगर वो सोल प्रोप्राइटर है, तो अब उसके पर्सनल एसेट को बेच के भी पैसा रिकवर किया जाएगा। समझ गए? जैसे उसकी शॉप थी, पता लगा उसका घर भी है या उसकी कार भी है या उसकी बाइक, बट ये लीगली होगा। वो इंसान क्रेडिटर खुद आके उसकी कार लेके नहीं भाग सकता कि नहीं नहीं तू मेरे पैसे नहीं दे रहा तो मैं तेरी कार लेके जा रहा हूं, नहीं। लीगली जब उस पर केस किया जाएगा कि मेरे 1 लाख रुपए ये नहीं दे रहा है, मेरे से इसने सामान खरीदा था, तो उससे कोर्ट में जब पूछा जाएगा कि भाई आप क्यों नहीं दे रहे, तो वो बताएगा क्योंकि सामान डिस्ट्रॉय हो गया। तो उस केस में कोर्ट क्या ऑर्डर देगी, वो ये देगी कि इसके पर्सनल जो असेट है, इसके पास कोई कार है तो उसको बेच के पैसे रिकवर करके उस इंसान को दिए जाए, सॉरी, या उसके पास कोई बाइक है, या उसके पास और कोई भी पर्सनल असेट है, उसके पास गोल्ड है तो उसको भी बेचा जाएगा, उसके पास घर है तो उसको भी बेचा जाएगा, मतलब उसके 1 लाख रुपए उसके पर्सनल असेट। इस वाले पॉइंट को हमेशा लर्न रखना, लाइबिलिटी में हर जगह आएगा। कंपनी पढ़ेंगे वहां पर भी लाइबिलिटी है, बट वहां पे अनलिमिटेड नहीं होती, वहां लिमिटेड होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा, अनलिमिटेड का मतलब पर्सनल एसेट बिके जाएंगे और उससे पैसा रिकवर करके दिया जाएगा। बट जहां पे लिमिटेड लाइबिलिटी की बात आएगी, वहां पे आप पर्सनल एसेट को हाथ भी नहीं लगा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो दोबारा इस चीज को सुन लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन कहने को बस इतनी सी है कि सोल प्रोप्राइटर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बट इसका मीनिंग बहुत बड़ा है कि पर्सनल एसेट बेचे जा सकते हैं पैसा रिकवर करने के लिए। This implies that the owner is personally responsible for payment of debt in case of the asset of the business are not sufficient to meet all the debts। अब वही चीज लिखी हुई है जो मैंने एक्सप्लेन करी कि आपकी क्या पर्सनली लाइबल आप हो जाओगे, पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे पेमेंट करने के लिए, अगर आपके पास इतने असेट नहीं है कि आप सारे डेट्स को, डेट्स मतलब क्या होगी आपकी लाइबिलिटीज, ठीक है। सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट, नाम से ही समझ में आ रहा है अगर आपने डेफिनेशन ध्यान से समझी है तो, कि रिस्क किसका होता है, सारा सोल प्रोप्राइटर का। देखा ना, सोल रिस्क बियरर, सारा रिस्क भी ये लेगा और सारा प्रॉफिट भी यही ले लेगा, ठीक है। पढ़ लेंगे एक बारी, द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस इज बॉर्न ऑल अलोन बाय द सोल प्रोप्राइटर। सारा रिस्क अगर फेल हो गया तो इसी का। However, if the business is successful, the proprietor enjoys all the benefit। अगर वो चल गया बिजनेस तो एक सारा बेनिफिट किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। फिर 3 पॉइंट्स और आते हैं फीचर्स के अंदर, 3 पीछे देखें, 3 यहाँ पे देखें। कंट्रोल, कंट्रोल किसका होगा सारा। अब यहां से क्या होगा ना, अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से समझी है तो फीचर्स में आप इतना भी लर्न रखोगे ना तो आप आगे की लाइन खुद बना पाओगे। कंट्रोल किसका होना चाहिए, सोच के बताओ। सोल प्रोप्राइटर अकेला है तो सारा कंट्रोल उसी का होगा। पढ़ो जरा, द राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल डिसीजन लाइज एब्सोल्युटली विद द सोल प्रोप्राइटर। ही कैन कैरी आउट हिज प्लान विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर्स। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, पार्टनरशिप है, मैं और मेरा फ्रेंड काम कर रहे हैं, मैं उसको बोल रहा हूँ कि एक काम करते हैं, इस वाले शूज के मार्केट में यहाँ पे 50 लाख रुपीस लगा देते हैं, वो कह रहा है नहीं 60 लगाते हैं। अब हमारे बीच में क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्शन होनी शुरू हो गई। हमारे बीच में क्या होने, अब कोई इंटरफेयर करने शुरू कर चुका है, वो कह रहा है नहीं ये करना, मैं ये कह रहा हूँ, वो ये कह रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। सोल प्रोप्राइटर में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आप चाहोगे वैसा कर सकते हो, ठीक है। नो सेपरेट एंटिटी, इसके अंदर कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती। ये समझाने के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये समझाना है कंपनी के अंदर। जब मैं कंपनी में पहुंच जाऊंगा जो लास्ट में है, तब मैं समझा पाऊंगा नो सेपरेट एंटिटी क्या होती है। अभी इसको होल्ड करना, तब आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट वाले पॉइंट पे सीधा आओ, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, ठीक है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब यह है कि बिजनेस ज्यादा टाइम तक चल नहीं सकता। क्यों, वो इंसान की डेथ हो गई, बिजनेस बंद। मतलब वो इंसान जो सोल प्रोप्राइटर है उसकी डेथ हो गई, बिजनेस बंद। वो थोड़ा उसको कोई डिसेबल हो गया, वो जरा सा उसके हाथ पैर काम करने बंद कर गए तो बिजनेस बंद। अगर वो बीमार हो गया तो कुछ टाइम के लिए बिजनेस बंद। समझ रहे हो ना, मतलब एक अकेला इंसान है, उसको कुछ भी हल्का फुल्का हुआ तो बिजनेस सीधा सीधा बंद। द सोल
ये सोल है। द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन, देयरफॉर डेथ, डेथ का मतलब क्या, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इंसेनिटी, इंसेनिटी का मतलब होता है वो पागल हो गया, कई बार होता है ना कोई इंसान पागल हो जाते हैं, तो वो पागल हो गया तो भी बिजनेस बंद, इम्प्रिजमेंट उसको जेल हो गई, कभी भी जेल मत लिखना, एक चीज का ध्यान रखना, कुछ वर्ड मैं बता रहा हूं वो हर जगह आप यूज करने हैं, आप जब भी बिजनेस वगैरह या लॉ पढ़ोगे कभी ये मत लिखना उसको जेल हो गई, जेल आज के बाद कोई यूज नहीं करेगा, इम्प्रिजमेंट लिखोगे, ठीक है, कि इम्प्रिजमेंट हो गई उसको, या इंसेनिटी, पागल हो जाना, ये नहीं बोलोगे वो मैड हो गया, ऐसी चीजें नहीं लिखनी होती, इंसेनिटी बोलो, या ल्यूनेटिक होता है, ल्यूनेटिक, ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आपको यूज करने हैं। आगे है फिजिकल एलिमेंट, मतलब उसको कोई सच में फिजिकल प्रॉब्लम हो गई है कि मतलब उसका एक हाथ काम करना बंद कर गया, दो पैर काम करने बंद कर गए, ऐसा कुछ। और बैंक्रप्सी, बैंक्रप्सी का मतलब क्या, उसके पास कुछ भी नहीं बचा, वो क्या हो गया, एक तरह से अकाउंट्स अब जिसने पढ़ी है तभी सबसे पहले अकाउंट्स पढ़नी जरूरी है, ठीक है, उसका मतलब होता है इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या, उसके पास कुछ बचा ही नहीं है आज, बचा ही नहीं है मतलब, जैसे पीछे मैंने एग्जांपल दिया था ना ये वाला, ये 1 लाख रुपए वाला, ऐसे ऐसे करके, मान लो 1 लाख रुपए रिकवर करने के लिए उसके पास जो पर्सन असेट में सिर्फ एक उसके पास बाइक थी, वो बाइक बेच के भी वो ले लिया, थोड़ा बहुत गोल्ड था, वो खुद रेंट पे रहता था, कोई कार नहीं थी, तो सारी चीजें अब उसकी बिक के 1 लाख रुपए तो किसी को दे दिए, बट आज की डेट में अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। नेक्स्ट टाइम वो दुकान पे दोबारा जाएगा सामान लेने के लिए तो पैसे कहां से लाएगा, उसके पास पैसे तो है नहीं, तो बैंक्रप्सी हो गई है उसकी, मतलब वो क्या हो गया, एक तरह से इंसॉल्वेंट हो गया, वो पैसे देने के लायक बचा ही नहीं है, तो भी क्या हो जाएगा, बिजनेस सीधा सीधा बंद हो जाएगा और इसके अंदर कुछ भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो पार्ट 1 ये था जिसमें हमने क्या पढ़ा, सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन को ध्यान से याद रखना, फीचर्स अपने आप लर्न हो जाएंगे, सिर्फ आपको कंट्रोल, नो सेपरेट एंटिटी, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, ये वर्ड याद रखने हैं, अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, बट एक चीज का ध्यान रखना, कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने मार्क कर दिए ऑलरेडी, उन वर्ड्स को लिखना बेहद जरूरी है, जैसे यहाँ पे ईज लिखना है या अनलिमिटेड लाइबिलिटी लिखना है, नीचे आप इस वाले में कुछ भी लिख सकते हो, मैंने कुछ मार्क नहीं किया, इस वाले में ऊपर आओगे यहां पर भी कुछ भी लिख सकते हो, मैंने मार्क ही नहीं किया, नो सेपरेट एंटिटी अभी तक समझाया नहीं, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी में आप लिखना डेथ, इंसेनिटी, इंप्रिजमेंट, ये सब लिखना कि ये हो गया तो सीधा सीधा बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है पार्ट नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का, इसके बाद हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर 2।